हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तीन क्षेत्र पढ़े थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तीनों क्षेत्र में लोगों का मुख्य उद्देश्य होता है आर्थिक क्रियाएं के द्वारा आय को अर्जित करना। लेकिन इन तीनों क्रियाओं में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में दो भागों में इसको बांट किया गया है। एक होता है संगठित क्षेत्र और एक होता है असंगठित क्षेत्र। दोनों में डिफरेंस होता है, कुछ डिफरेंस होता है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है, संगठित क्षेत्र में क्या सुविधाएं प्राप्त होती है और असंगठित में क्या सुविधाएं प्राप्त होती है। लोग किसमें ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं? लोग संगठित में ज़्यादा पसंद करेंगे कि असंगठित में पसंद करेंगे? आप लोग को भी देखेंगे, बताएंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा कि हम संगठित में काम करना चाहेंगे कि असंगठित में। तो देखेंगे संगठित क्षेत्र सबसे पहले किसको करते हैं? तो वैसे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत हो, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, जो सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड हो, सरकार के नियमों को पालन करता है, सरकार इसलिए कुछ गाइडलाइन जारी करती है कि आप संगठित क्षेत्र में तभी आएंगे जब हमारे नियम को पालन करेंगे। तो संगठित क्षेत्र सरकार के नियमों के अनुसार काम करती है। अब उसमें क्या क्या होता है, देखो क्या क्या नियम होता है। तो सारे काम नियम बनाए जाते हैं वो कर्मचारियों की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं ताकि कर्मचारियों को शोषण ना हो। तो इसमें देखेंगे कि संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को क्या होता है, रोजगार की अवधि निश्चित होती है, नियमित होती है। एक निश्चित अवधि के लिए 30 साल और 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाएगा, है ना। तो एक उसमें अवधि, एक बार ज्वाइन कर लिए तो आपको दोबारा निकालेगा नहीं, है। और लोगों के पास सुनिश्चित काम होता, पहले से आपको काम निश्चित होता। अब जिस काम के लिए वहाँ नियुक्त हुए हैं आपसे वही काम लिया जाएगा या अदरवाइज दूसरा काम नहीं करवाया जाएगा। तो ये फायदा ये होता है कि आपके पास काम सुनिश्चित होता है लंबी अवधि के लिए। जब तक आप रिटायरमेंट तक नहीं हो जाते तब तक उसमें काम करना, आपका काम निश्चित है। दूसरा है कि संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलता है। इसमें नौकरी जाने की दर बहुत कम रहता है। सब सही समय से काम कर रहे हैं, आप कंपनी के या सरकार के गाइडलाइन के नियम के अनुसार काम कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर काम कर रहे हैं तो हम सरकार के नियम के अनुसार काम कर रहे हैं। सरकार जो हमारे लिए गाइडलाइन जारी की उसके नियम के अनुसार काम कर रहे हैं। यदि हम उसके नियम के विरुद्ध काम करेंगे तब हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यदि हम सरकार के नियम के अनुसार काम करेंगे तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती और प्रोत्साहन मिलेगा। तो होता है कि लोगों को क्या होता है, कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा होता है। इसको ये नहीं कि ये प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कोरोना के समय आया तो सब कर्मचारी को छटनी कर दिया, घर भगा दिया। कंपनी लॉस में जा रहा है तो कर्मचारी को भगा दिया। सरकार ने ऐसा नहीं कहा। हम लोगों को सरकार कोरोना के समय में काम करके एक्स्ट्रा और काम दिया, है ना। तो हम काम यदि आप रहते अनियमित असंगठित में तो हमको भी हटा दिया जाता है। लेकिन संगठित क्षेत्र में काम करने का एक फायदा होता है कि आपका रोजगार सुरक्षित रहता है और काम का समय तो होता वो निश्चित होता है। जैसे स्कूल का जो समय हमारे स्कूल से 9 से 3 है तो 9 से 3 ही हमको काम करना है, 9 से 3 प्रत्येक दिन, है ना। तो काम का समय तो हमारा मानसिक टेंशन कम हो जाता है। पता नहीं आज काम करने गए तो देखो कि असंगठित क्षेत्र में होता है कि सुबह 9 बजे काम करेंगे तो 12 बजे आपका काम करेंगे, काम खत्म नहीं तो होते रहा। तो ये होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको निश्चित समय तक काम करना है, 9 से 3 काम करना है या 10 से 5 काम करना है तो 10 से 10 बजे से 5 बजे तक काम करना है। इसके बाद और क्या होता है, इसमें सावेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवा निदान, चिकित्सा लाभ ये सब प्राप्त होता है। सभी यदि आप संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आवश्यक अति आवश्यक काम पड़ गया है तो आप छुट्टी लेंगे तो आप उसका वेतन नहीं करेंगे, है ना। इसका होता है कि अवकाश काल के भुगतान का रविवार को या शनिवार को छुट्टी रहता है, अवकाश के या कोई त्यौहार फेस्टिवल होता है उसमें छुट्टी रहता है तो उसका भी पैसा नहीं कटेगा। भविष्य आपको भविष्य के लिए पैसा काट के सुरक्षित रखेगा, भविष्य में आपको पैसा वही पैसा देगा। सेवा अनुदान, यदि आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, अतिरिक्त काम कर रहे हैं, सरकार आपसे अतिरिक्त काम कर रहे हैं तो आपसे एक्स्ट्रा काम ले रही है, उसके बदले में आपको वेतन मिलेगी, है ना। चिकित्सा लाभ, आपके स्वास्थ्य के लाभ को भी ध्यान देंगे। ये सभी लाभ होते हैं संगठित क्षेत्र में। उसके बाद है कि नियम, संगठित क्षेत्र में
जाए, जो भी कर्मचारी जहाँ काम करेगा उसके लिए वहाँ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना होगा। वहाँ काम करने के लिए स्वच्छ पर्यावरण, है ना, अनुकूल वातावरण, लड़ाई झगड़ा, है ना, मारपीट, गंदा माहौल नहीं होना चाहिए। और लोगों को सुरक्षा, भयमुक्त काम, कि अब काम कैसे हम यहाँ काम कर रहा है, डर से आए कोई हमको यहाँ मार देगा, पीट देगा, तो आप कहाँ पाएंगे? नहीं। तो भयमुक्त वातावरण, किसी प्रकार की डर नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की सुविधा प्राप्त करें। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आप काम करते हैं और काम करते करते आपका उम्र रिटायरमेंट का आ गया, यानी 60 साल हो गया, 60 साल में रिटायरमेंट हो गया, तो घर में आपको भेज दिया गया, काम नहीं मिलेगा, तो भी सरकार आपको पेंशन की सुविधा देगी। नहीं, घर बैठे आप उसमें 30 हम लोग की 60 साल में आपको जो कार्यकाल में 30 साल 32 साल 35 साल जो काम किए, उसके लिए सरकार आपको क्या करेगी? पेंशन देगी। तो ये संगठित क्षेत्र का सुविधाएं हैं। और संगठित क्षेत्र किसको कहते हैं, ये चीज हम इसमें देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र सरकारी नियंत्रण से बाहर होते हैं। इसके लिए भी नियम कानून होता है, लेकिन इसका सरकार पर नियंत्रण, सरकार का इस पर कम नियंत्रण रहता है, जिसके कारण से ये नियमों को पालन नहीं कर पाते हैं। सरकार नियंत्रण से बाहर होते हैं। और ये छोटे छोटे और बिखरी इकाइयों में होते हैं, अलग अलग होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, मतलब किसी एक को दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है। और इसमें नियम तो होते हैं, लेकिन इसका पालन नहीं हो पाता है। दूसरा चीज है कि आगे देखेंगे, इसमें आमदनी और कम वेतन वाले रोजगार होते हैं। आपको आज रोजगार मिला है, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे एक बिजली मिस्त्री है, बिजली मिस्त्री बिजली का काम करता है, तो अपने शहर में रहते गांव में, तो कहीं काम मिला है, एक सप्ताह तक काम मिल रहा है तो कर रहा है, अगला सप्ताह काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई पता नहीं। तो एक उदाहरण हो गया। इस प्रकार से प्लम्बर वाला काम कर रहा है, तो प्लम्बर वाले को कहीं क्या कर रहे, पानी नल या पंप ठीक करने का काम मिला, एक सप्ताह बाद उसका काम खत्म हो जाएगा, तो अगला काम उसके पास रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका कोई संभावना नहीं रहता है। इसमें क्या होता है कि काम निश्चित नहीं है, और ये रोजगार आपको कम वेतन भी मिलेगा, कम पैसा भी मिलेगा। दूसरा चीज है कि कहते हैं कि यह रोजगार सुरक्षित नहीं है। अभी कोई कंपनी में काम कर रहे हैं दैनिक मजदूर के रूप में, तो समय के अनुसार उसको आवश्यकता नहीं है तो आपको निकाल दे सकता है। जैसे अभी बरसात के दिन में धान रोपने का काम चल रहा है, तो क्या हो रहा है कि जो किसान, बड़े किसान हैं, मजदूर को लगाएंगे धान रोपने के लिए, तो क्या वो सालों भर मजदूर को रखने रहेंगे? नहीं। जैसे ही उसका रोपा खत्म होगा उसको निकाल दें, तो वो बेरोजगार हो गया। तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि उसका रोजगार जो है वो सुरक्षित नहीं है। इस प्रकार से कंपनियों में भी जहाँ पर दैनिक मजदूर काम करते हैं उसके पास समस्या है। साल वेतन छुट्टी, ये नहीं कि आपको काम मिला है, कहीं काम कर रहे हो प्राइवेट कंपनी में, तो आपको काम लगा घर में, तो कहेगा छुट्टी हमको चाहिए, तो उसको बदले में पैसा नहीं देगा, आपको पैसा काट देगा, है ना। जब बीमार पड़े तो बीमार के लिए आपको बीमारी की छुट्टी नहीं देगा। आपको तो मान लो कोई ड्राइवर है, किसी मालूम का गाड़ी चला रहा है, तो छुट्टी पर गया है, बीमार पड़ गया, तो ड्राइवर को उसका मालिक है, तो 1 महीना बीमार रहा तो 1 महीना का पैसा काट लेगा, 1 महीना का पैसा नहीं देगा। हो सकता है कि ज़्यादा समय तक आप गैप रहा तो दूसरा ड्राइवर चढ़ गया तो उसका नौकरियों खत्म हो गया। तो इस प्रकार से समस्या होता है, और इसलिए कोई नियम कानून का प्रावधान नहीं होता है। और आप जब बुढ़ा हो जाते हैं, जब काम करने लायक नहीं रहते हैं, तो आपको रिटायर कर देता है कि आप काम नहीं कर पाइए, तो आप घर चल जाएंगे, है ना, आप घर में बैठे रहिए, और इसके बदले में वो आपका मालिक जो है आपको 1 रुपये भी पैसा नहीं देगा। तो ये होता है संगठित और असंगठित में डिफरेंस। लेकिन दुर्भाग्य कहे कि हमारे भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और अभी भी लगभग कहा जाए तो 60 से 65% जनसंख्या जो रोजगाररत जो काम करने लायक लोग हैं, वो असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, है ना। इसका एक मजबूरी, क्योंकि हमारे देश में संगठित क्षेत्र का विकसित नहीं हो पाया है, हमारे व्यवस्था उतना डेवलप नहीं है, हमारे संगठन इतना मजबूत नहीं हो पा रहा है, जिससे करके लोग असंगठित क्षेत्रों में जैसे छोटे गुमटी खोल दिया, रिपेयर का दुकान कर लिया, कोई राशन दुकान में काम करा, कोई कपड़ा दुकान में काम करा, कोई फैक्ट्री में काम करा,
छोटे छोटे क्षेत्रों में काम कर रहे हो असंगठित है ना, तो ये ज़्यादा डेवलप होगा तो संगठित क्षेत्र में काम करने लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। असंगठित क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कौन लोग कार्य कर रहे हैं, तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे एवं सीमांत किसान जिसके पास बहुत कम भूमि है, कृषि मजदूर, ये सभी असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में लघु उद्योगों में काम करने वाले मजदूर, है ना, आपको निर्माण कार्य में घर बनना, रोड बनना, सड़क बनना, जो भी निर्माण कार्य है, व्यापार क्षेत्र में, परिवहन में कार्यरत ये मजदूर जो होते हैं वो असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग अधिकांशतः असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इससे क्या होता है, इनका शोषण ज़्यादा होता है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के कोई नियम कानून नहीं होता है, जिसके कारण उनका शोषण होता है, कम वेतन या मजदूरी मिलता है, सामाजिक रूप से उसको शोषण होता है और उसका मान सम्मान इज्जत भी कम हो जाता है। ये सारी समस्याएं आती है। तो इसके लिए सरकार को क्या करना होगा, सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करना होगा और उसके लिए सहायता और नियम कानून मजदूर रूल, जैसे इसी वर्ष हाल ही सरकार, भारत सरकार ने मजदूरों के लिए एक गाइडलाइन जारी किया है ना, कि 12 घंटा से अधिक काम नहीं करना है। यदि ओवर टाइम वर्क करेंगे, एक्स्ट्रा काम करेंगे तो जितना वेतन मिलेगा उसका दुगुना वेतन देना पड़ेगा। सप्ताह में 6 दिन काम करना। तो इस प्रकार असंगठित क्षेत्रों के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है। तो इस प्रकार से सरकार और भी गाइडलाइन जारी करे और उसको मजबूती से पालन करने के लिए सख्त नियम बनाए, तभी हमारा क्षेत्र का लोगों की भलाई हो पाएगा। हम लोग ने अभी देखा संगठन के आधार पर संगठित और असंगठित क्षेत्र में विभाजन किया गया है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि स्वामित्व, मालिक के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर आर्थिक क्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है सार्वजनिक क्षेत्र और दूसरा है निजी क्षेत्र, है ना। ये हो गया स्वामित्व, मालिक के आधार पर। तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में बार क्वेश्चन हमें आता है, एग्जाम में आता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करें या सार्वजनिक क्षेत्र किसको कहते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र में वैसी संस्थाएं आते हैं जिसमें परिसंपत्तियों यानी धन संपत्ति या जो भी उसमें संसाधन होता है उसका मालिक, उसका स्वामित्व, उसका अधिकार सरकार के पास होता है। आवाज नहीं करोगे, ध्यान दो। तो उसका अधिकार सरकार के पास होता है, जैसे रेलवे, डाकघर, ये सभी संस्थाएं जो होते हैं वो सरकारी होते हैं। इसमें सरकार का स्वामित्व होता है ना। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको निजी संस्थाएं पूरा नहीं कर पाती। सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है, पुल बनाने का काम हो रहा है, तो इसमें सरकार सहायता करती है। निजी क्षेत्र काम करते हैं लेकिन सरकार उसको मदद करते हैं। उसके बाद होता है तुम्हारा इसका उद्देश्य। सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों का जन कल्याण। सरकार का काम है ये, तो सरकार का काम होता है लोगों के जन कल्याण काम करना। अब सरकार जो पैसा खर्च करती है अपनी कार्यों पे, जन कल्याण में, रोड बनाने में, स्कूल बनाने में, रेलवे पर, डाकघर पे, बैंक पे, तो इन सभी चीज़ों पे सरकार खर्च करती है। उसका जो आय की प्राप्ति उसको कहाँ से होती है, कर के माध्यम से, टैक्स या अन्य चीज़ों के माध्यम से। जैसे सरकार कभी कभी रोड के किनारे क्या करती है, चालान काटना शुरू करती है। जो गलत तरीका से काम करते हैं चालान काटती है। रोड साइड में वाहन चलाते हैं, गलत तरीका से वाहन का नियम को पालन नहीं करते तो चालान काट देती है या फिर टैक्स लेती है। इन सभी चीज़ों से सरकार अपनी आय की प्राप्ति करते हैं। निजी क्षेत्र, तो निजी क्षेत्र सबसे पहले समझेंगे क्या होता है। तो वैसी क्षेत्र जिसमें परिसंपत्तियों का स्वामित्व एकल व्यक्ति या कोई कंपनी होती है।
उसमें जो वस्तु का जो सेवा प्रदान करने का जो दायित्व होता है वो कंपनी और व्यक्ति पर होता है। यानी कहते हैं कि निजी क्षेत्र के परिसंपत्तियों एवं स्वामित्व सेवाओं का वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी का होता है। जैसे टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री, बिरला, ये सभी क्या है, विप्रो, गोदरेज, टाटा मोटर्स के बारे में बताएं, है ना, हुंडई, जो जितने भी कंपनियां हैं ये सारे एकल व्यक्ति या कोई कंपनी के अधिकार में है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमाना, इसका एक ही उद्देश्य होता है। और यदि हम इसके सेवाओं को लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमको भुगतान करना पड़ता है। यदि कंपनी जो हमको सेवा देती है, यदि हम इसको लाभ लेना चाहते हैं तो इसको हमको भुगतान करना पड़ता है। जैसे भी हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें, जियो सिम का हम लोग नेट का हम लोग लाभ लेना चाहते हैं, हर कुछ ऑनलाइन करना चाहते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है और कंपनी को इसके लिए पैसा देना पड़ता है। यदि कोई हम गाड़ी चलाते हैं, बाइक खरीदते हैं तो होंडा का बाइक खरीदे तो होंडा का बाइक खरीदने के लिए कंपनी को पहले पैसा देना पड़ता है। प्राइवेट स्कूलों में हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल का हम लोग लाभ लेना चाहते हैं तो जो व्यक्ति या जो संस्था हॉस्पिटल चला रही है उसको हमको पैसा देना पड़ता है ना। तो इस प्रकार से स्वामित्व के आधार पर आर्थिक क्रिया को दो भागों में बांटा गया, एक सार्वजनिक और दूसरा निजी, है ना। ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसको सरकार को समर्थन की आवश्यकता होती है। तो निजी क्षेत्र के पास इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वो अकेले काम कर पाए। जैसे रेलवे ट्रैक बनना, रेल रोड बन रहा, तो रेल रोड निजी कंपनियों को सरकार दे देती है, लेकिन जमीन को निजी कंपनियों को कोई व्यक्ति नहीं देगा। तो सरकार जमीन को क्या करती है, सरकार अधिग्रहण करती है और उस अधिग्रहण करके जमीन उसको निजी कंपनी को दे देती है। तब निजी कंपनी उस पर रेल ट्रैक बनाती है। रोड बनाना हो तो बड़ी बड़ी कंपनियां रोड बनाने के काम करती है, तो सरकार उसको भूमि अधिग्रहण करके रोड बनाने के लिए देती है। जैसे बिजली कंपनी बिजली उत्पादन का कार्य करती है तो बिजली उत्पादन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। जैसे अब तुम्हारा NTPC हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, ये सभी क्या करते हैं, बिजली कोयला के माध्यम से बिजली उत्पादन का काम करती है। तो इसमें क्या होता है कि बिजली उत्पादन का इतना ज़्यादा खर्च पड़ता है कि हम लोग घर में बिजली उत्पादन करें तो एक महीना का बिल हम लोगों को 10 से 15 हज़ार बिल आ जाएगा। उतना बिल को हम लोग वहन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सरकार क्या करती है, उसको अनुदान देती है, सरकार उसको सहायता करती है कि आप बिजली उत्पादन करिए, जो खर्च लगेगा हम आपको देंगे। तो अभी आप लोग देखे होंगे कि झारखंड में सरकार ने बिजली जितना हम लोग खर्च करते हैं 100 यूनिट सरकार बिजली खर्च मुक्त करती है कि 100 यूनिट तक बिजली हम माफ कर देते हैं। वो पैसा 100 यूनिट का बिजली का पैसा कौन दे रही है, कंपनी को सरकार दे रही है। तो इस प्रकार सरकार अनुदान करती है। तो इसमें ये होता है जिसको संयुक्त क्षेत्र कहेंगे। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जैसे सेल है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, है ना, ये सभी क्या है, संयुक्त क्षेत्र जिसमें निजी कंपनियां भी है, निजी व्यक्ति भी शामिल है और सरकार, दोनों मिलकर उत्पादन करते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें सरकार प्रोत्साहन देते हैं, जैसे किसान को अधिक अनाज उत्पादन के लिए कब प्रेरित होगा, जब अधिक अनाज किसान, सरकार उसको प्रोत्साहन करेगी कि आप जितना चाहे, जितना धान हो, जितना गेहूं आप उत्पादन कीजिए, हम आपको खरीद लेंगे। तो क्या होता है, किसान प्रोत्साहित होता है कि हमारा धान कितना भी उपज होगा, कितना भी गेहूं उपज होगा, हमारा सरकार तो खरीदिए, लेकिन कोई खरीदेगा चाहे नहीं खरीदेगा, खराब नहीं होगा। तो सरकार पहले ही मूल्य निश्चित कर देती है कि आप धान उत्पादन करिए, आपको जो मूल्य निर्धारित कर दिया उससे न कम में खरीदेंगे न ज़्यादा में कर देंगे, और उसी को खरीद के सरकार क्या करती है, गोदाम में भंडारित कर देती है और उसी अनाज को जन वितरण प्रणाली PDF दुकान के माध्यम से सरकार कम मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराती है। जन वितरण प्रणाली दुकान के माध्यम से आप लोगों को भी अनाज मिलता होगा, है ना। इस प्रकार और भी सरकार क्या करती है कि जो सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।
कुपोषण बहुत अधिक बढ़ गया, तो बच्चों को मिड डे मील के माध्यम से पोषण उपलब्ध कराता है। जैसे उड़ीसा में 36 शिशु मृत्यु दर 36 है, मध्य प्रदेश में 43 शिशु मृत्यु दर है, जो हमारे राष्ट्रीय औसत मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर से अधिक है। तो वहाँ पर सरकार क्या कर रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से, सरकारी संस्थाओं के माध्यम से, है ना। तो इस प्रकार से सरकार जो जिस क्षेत्र में सरकार और निजी कंपनियां दोनों मिलकर काम करती है, उसको हम लोग संयुक्त क्षेत्र कहते हैं।